तो होम असाइनमेंट नंबर 3 में जो आपके डाउट्स हैं हमको स्टार्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन में देखो, इट्स गिवन दैट आपको ई नॉट वैल्यूज गिवन है अलग अलग इलेक्ट्रोड्स का, और आपसे पूछा गया ई नॉट ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। अगर आपको सेल का ई नॉट निकालना है तो आपको जनरल फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में सिखाया हुआ है, दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर एच एस माइनस ई नॉट एल एच एस। और उसको सॉल्व करने के मैंने एक ही प्रिकॉशन आपको बताई थी, दैट फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू चेक वेदर all the values are given in the standard reduction potential or not, क्योंकि इस इक्वेशन में आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे that must be standard reduction potential। तो आप सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको फटाफट चेक कर लो। देखो यहाँ Fe2 प्लस से Fe रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल, 10 2 प्लस से 10 ये भी रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल। ब्रोमीन 0 से -1 ऑक्सीजन स्टेट जा रहा है, ये भी रिडक्शन। मैग्नीशियम +2 से 0 आ रहा है, ये भी रिडक्शन। सिल्वर +1 से 0 में आ रहा है, ये भी रिडक्शन। कॉपर 2 प्लस से कॉपर बना रहा है, ये भी रिडक्शन। और जिंक 2 प्लस से जिंक बना रहा है, ये भी रिडक्शन। यानी कि हमारे पास जितना भी डेटा गिवन है एवरीथिंग इज इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। यानी कि अब बस सिंपली क्या करना है, कैथोड माइनस एनोड करते जाना है। जितने भी आपको सेल्स दे रखे हैं उसमें कैथोड वाले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड वाले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को सबट्रैक्ट करते जाना है, आपके सारे आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आप देखते चलो, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आप इसका ई नॉट से लिखेंगे तो क्या आएगा, ई नॉट आर एच एस माइनस एल एच एस, यानी कि ई नॉट ऑफ SN2 प्लस 2 SN माइनस ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस 2 Fe। अब आपको डेटा गिवन है, आप वैल्यू पुट करो। दिस वैल्यू इज गिवन -0.14 एंड दिस वैल्यू इज गिवन -0.44। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.3 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ब्रोमीन का ऑक्सीजन स्टेट बेटा 0 से -1 जा रहा है ना, तो रिडक्शन ही हुआ। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। Br2 में ब्रोमीन का ऑक्सीजन स्टेट 0 है, Br माइनस का ऑक्सीजन स्टेट -1 है, 0 to -1 इज डिक्रीज। ओके, सो ऐसे आपको 1 by 1 सारे पार्ट करते जाना है। सेकंड पार्ट में भी देखो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। सेकंड पार्ट के ई नॉट से लिखेंगे तो ई नॉट आर एच एस माइनस एल एच एस, यानी कि ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ Mg2 प्लस 2 Mg। ठीक है, कॉपर वाला डेटा 0.34, मैग्नीशियम का डेटा -0.26, सो 0.34 माइनस ऑफ -0.236, 2.36 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही टेक्निक? मतलब एवरी पार्ट व्हाट यू हैव टू डू इज आरएचएस माइनस एलएचएस, बस इतना कॉन्सेप्ट है। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार ये चीज जरूर इंश्योर करी जाती है दैट एवरी डेटा इज गिवन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इसमें से कोई भी डेटा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का होता तो हम पहले उसका साइन चेंज करके उसको करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेते, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते। अब ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचे तो 3 में भी देखो Br में से जिंक वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ Br2 टू Br माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn। बस ई नॉट RHS माइनस LHS करते जाना है फटाफट, उसके बाद आपका क्वेश्चन ब्लॉक हो ही नहीं सकता। सो दिस वैल्यू इज 1.09 माइनस ऑफ -0.76, ये आपका आंसर है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में पहुंचेंगे तो देखो फोर्थ पार्ट में आयरन और सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Ag प्लस 2 Ag। RHS माइनस LHS करना है, बस सीधा पार्ट है, कुछ इसमें ज्यादा टाइम खर्च ही नहीं होता और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे आने वाला क्वेश्चन है। बस सिर्फ लॉजिक सेट कर लो कि पहले जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसमें सारी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही आपको पता चल गया कि सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है एंड देयर इज नो ट्रबल एट ऑल, आप RHS माइनस LHS करते चले जाओ। सो यहाँ पे सिल्वर माइनस आयरन सब्ट्रैक्ट करना है, so this comes out to be 0.8 minus of 0.44। ऐसे आप सारे वैल्यूज निकालते जाओ और आंसर चेक करते जाओ। अभी अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट कंफ्यूजन हो तो बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ, अदरवाइज सिमिलरली आपको सारे आंसर निकालते जाओ। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या करना है, मैग्नीशियम और सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, तो ई नॉट सेल अगर लिखेंगे तो इट इज ई नॉट ऑफ Ag प्लस 2 Ag माइनस ई नॉट ऑफ Mg2 प्लस 2 Mg। सिल्वर वाले स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल में मैग्नीशियम सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज 0.8 माइनस ऑफ 2.36,
सिक्स पार्ट में देखो जिंक और टिन है, तो टिन माइनस जिंक करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ SN2 + 2SN माइनस ई नॉट ऑफ ZN2 + 2ZN। तो टिन का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल देखो आपको दे रखा है -0.14 और जिंक का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.76। सिमिलरली वी गो फॉर सेवेंथ पार्ट, मैग्नीशियम और जिंक का सेल है, तो उसमें जिंक माइनस मैग्नीशियम करेंगे। सो ई नॉट सेल इज ई नॉट ऑफ ZN2 + 2ZN minus E naught of Mg2 + 2 magnesium Mg. This value is -0.76 minus of -2.36। एट्थ पार्ट में देखो आयरन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है, तो आयरन माइनस मैग्नीशियम करेंगे, हर बार E नॉट RHS माइनस E नॉट RHS करते चले जाएंगे। सो E नॉट ऑफ Fe2 + 2 Fe माइनस E नॉट ऑफ Mg2 + 2 Mg। आयरन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.44 -0.236 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। सिमिलरली नाइन्थ सेल में देखो टिन और कॉपर है, तो कॉपर माइनस टिन करेंगे। सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ SN2 + 2 SN। कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट माइनस ऑफ -0.14 वोल्ट। The same manner last less of zinc and silver, तो सिल्वर माइनस जिंक कर दो, उसका ई नॉट सेल लिखेंगे तो ई नॉट ऑफ Ag + 2 Ag माइनस ई नॉट ऑफ ZN2 + 2 ZN। क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रिकॉशन है, स्टार्ट करने से पहले ये चीज चेक कर लो कि आपको सारी वैल्यू स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल में गिवन है या नहीं है। प्लैटिनम बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, उसकी वजह से वोल्टेज थोड़ी ना आएगा। जहाँ पे भी कोई भी सब्सटेंस गैसियस फेज में होगा या लिक्विड फेज में होगा जिसका वायर नहीं बना सकते, उसके सपोर्ट के प्लैटिनम वायर अप्लाई करेंगे। प्लैटिनम वायर इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जहाँ पे भी इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा वहाँ प्लैटिनम का कोई यूटिलिटी नहीं, प्लैटिनम से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ इलेक्ट्रोड देखना है किस सब्सटेंस का है। सो ई नॉट RHS माइनस ई नॉट LHS करते जाना, आपके सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो ई नॉट का डेटा दिया हुआ है एंड द सेम प्रिकॉशन आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि ई सेल निकालने के लिए भी लास्ट इक्वेशन में भी ई नॉट सेल पहला स्टेप होता है। तो अगर आपको ई नॉट सेल निकालना है इसका मतलब ई नॉट RHS माइनस LHS करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये चीज इंश्योर कर लो कि सारे के सारे वैल्यूज स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल में गिवन है या नहीं है। यहाँ देखो Fe2 + 2 आयरन रिडक्शन है, Tin2 + 2 टिन भी रिडक्शन है, Br2 to Br- भी रिडक्शन है, Mg2 + 2 मैग्नीशियम रिडक्शन है, Ag + 2 Ag रिडक्शन। मतलब जो डेटा गिवन है वो एकदम परफेक्ट है, क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब बस आपको नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते जाना है। तो नर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपको N चाहिए, Q चाहिए और E नॉट सेल चाहिए। तो तीन वैल्यूज निकालते जाएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूला होता है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 by N log of Q। सो मतलब हमें टेक्निकली तीन बातें चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, सेल इक्वेशन क्या है उससे Q निकालेंगे और ई नॉट सेल निकालने के ई नॉट RHS माइनस LHS करते जाएंगे। तो जैसे देखो सबसे पहला सेल दे रखा है मैग्नीशियम का, तो सबसे पहले आप इसका ई नॉट सेल निकालो। तो ई नॉट सेल में भी ई नॉट RHS माइनस LHS मींस कॉपर माइनस मैग्नीशियम। सो दिस कम्स आउट टू बी ई नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ Mg2 + 2 Mg। कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0.34 दे रखा है, सिल्वर की वैल्यू -0.236 दे रखी -2.36 दे रखा है। यहाँ से पहले इसका ई नॉट सेल निकालेंगे, इसके बाद आपको उसकी सेल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो सेल इक्वेशन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा है, तो इट विल कन्वर्ट टू Mg2+, दिस विल कन्वर्ट टू कॉपर सॉलिड। इस प्रोसेस में दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो N = Q हो गया, 2 हो गया। कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.0001 और सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.001। तो यहाँ से अगर Q रिपोर्ट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो अप्लाई करो तो आपको Q पता चल जाएगा। ई नॉट सेल निकाल लिया है, N निकाल लिया और Q पता चल गया, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। So this is given 0.001 upon 0.001, that means this comes out to be 10। आप वैल्यू पुट करके देख लो एक बार।
0.001 में 0.001 से डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 10. ठीक है, फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा E cell इक्वल टू E naught cell which is 0.34 plus 2.36 minus 0.0591 by n log 10 या log of magnesium 2 plus upon copper 2 plus concentration और उसकी जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. आ गया, एक बार पूरा आंसर तक वेरीफाई कर लो, अगर कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हो. So this comes out to be 2.7 minus 0.0591 by 2 log of 0.001 by 0.0001. This becomes log 10. Log 10 is 1. तो पार्ट खत्म. 0.03 लब सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू 0.67 वोल्ट के आसपास आएगी अप्रॉक्सीमेटली. इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट अगर इसका डील कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में देखो फिर से वही प्रोसेस. सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है. तो हमारा आयरन ऑक्साइड हो रहा है Fe2+ में विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है. दोनों पार्ट्स को ऐड कर दो तो आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई आयरन सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस gives Fe2+ एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैसेस. ठीक है, अब आपको एक्टिव मासेस लिख लो. H+ कॉन्सेंट्रेशन अपने को दे रखा है 1m, Fe2+ कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻³ m, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 1 bar, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आपने 2 लिख लिया है. 2 E naught से लिखेंगे तो E naught RHS minus LHS, so E naught of H+ to H2 minus E naught of Fe2+ to Fe. ये वैल्यू 0 गिवन है, ये माइनस ऑफ -0.44 गिवन है. एक बार डेटा देख लो आयरन वाले का. स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल गिवन है -0.44, वैल्यू पुट करी तो ये वैल्यू 0.44 वोल्ट आ गया. इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो E cell इक्वल टू E naught cell minus 0.0591 by n log of Q. Now substitute the value. This is 0.44. This is 0.0591 by 2. And log of Q is partial pressure of hydrogen into Fe2+ concentration upon H+ concentration square. Partial pressure of hydrogen into Fe2+ concentration upon H+ concentration square. So partial pressure of hydrogen 1 given है, H+ concentration 1 given है, तो उसका मतलब ही नहीं बचा. आयरन concentration बस 10⁻³ given है, तो पुट कर दो वैल्यू में, पुट कर दो इक्वेशन में. So this comes out to be 0.44 minus 0.0591 by 2 log of 10 to the power -3. log 10⁻³ को -3 लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. सॉल्व कर लीजिएगा. 0.04 plus 0.0591 by 2. This comes out to be approximately 0.53 volt. थर्ड पार्ट में देखो, शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बस आपको लिखना है. एक दो बार लिखोगे तो एकदम हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आप फटाफट कर पाओगे. स्टेप्स दिमाग में सेट करने के कैसे करना है. तो थर्ड क्वेश्चन में देखो, फिर से इक्वेशन लिखो. एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखना है तो 10 से Sn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन लिखो. कैथोड पे रिडक्शन लिखना है तो 2H+ को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा के हाइड्रोजन गैस लिख दिया. हमेशा इक्वेशन बैलेंस लिखने की कोशिश करनी है, तो गलती बिल्कुल नहीं होगी. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो अपना इक्वेशन आ जाएगा 10 सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस Sn2+ एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैसेस. ये आपका इक्वेशन हो गया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 पता चल गया आपको. कॉन्सेंट्रेशन में देखो 10 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.5, H+ कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.02, सॉरी 10 कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.05, H+ कॉन्सेंट्रेशन 0.02 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 bar. ठीक है,
तो if I write Q, Q will be partial pressure of hydrogen. गैस के लिए partial pressure लिखते हैं एक्टिव मास में, solution के लिए concentration into concentration of SN2 plus divided by concentration of H plus square. Now substitute the value. Partial pressure is 1 bar. SN2 plus concentration is 0.05. H plus concentration is 0.02 square. इसको simplify कर लो पहले. ठीक है. अब Nernst equation अप्लाई करेंगे. So Nernst equation is E cell equal to E naught cell minus 0.0591 by N log of Q. So E naught cell मतलब E naught RHS minus LHS. वो भी पार्ट आप चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लो. तो E naught cell लिखेंगे तो इट इज हाइड्रोजन माइनस 10 करेंगे. हाइड्रोजन इज 0 एंड 10 का वैल्यू देखो कितना दिया है, शायद 0.14 होता है माइनस 2. सो 10 इज माइनस 0.14. उसका E naught cell आ जाएगा 0 माइनस 0.14. ठीक है. तब एक स्टेप यहीं पे लिख लो. तो E naught cell हो जाएगा E naught of H plus 2 H2 minus E naught of SN2 plus 2 SN. So this becomes 0 minus 0.14. This comes out to be 0.14 volts. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.14 minus 0.0591 by 2 log of कितना आ रहा है, सॉल्व होकर बता रहे हो. इससे 500 by 4 आएगा. log 500 minus log 4 कर दो. सॉल्व करके एक बार फाइनल आंसर तक चेक कर लो. सो आपने सॉल्व करा तो दिस कम्स आउट टू 0.08 वोल्ट. इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले थोड़ा सेल इक्वेशन लिखने में एफर्ट लगाना पड़ेगा. आपको मैंने सिखाया एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. तो अगर आपने Br2 से Br माइनस बना दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज Br2 to Br माइनस इज रिडक्शन. So what you have to write is, you have to write 2 Br minus gives you Br2 plus 2 electron. ऐसे लिखना पड़ेगा, because at anode you have to always mention oxidation. अगर आपने ये चीज भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन लिखना होता है. सेल इक्वेशन में जैसे लिखा है दैट इज नॉट द फ्लो ऑफ राइटिंग इक्वेशन. ऑल्दो मोस्टली जिस ऑर्डर में लिखा जाता है उसी ऑर्डर में हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं, बट केयरफुली याद रखना होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 जा रहा है, तब ये ऑक्सीडेशन. अगर आपने इसका उल्टा लिख दिया 0 to -1 तो वो रिडक्शन हो जाएगा. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन लिखना होता है और कैथोड पर रिडक्शन लिखना होता है. तो उसकी कैथोड वाली इक्वेशन लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यस हाइड्रोजन गैसेस. ये आपकी कैथोड की रिएक्शन हो गई. कैथोड पे आपको रिडक्शन लिखना था और आपने रिडक्शन ही लिखा हुआ है. हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट देखो +1 से 0 चेंज हो रहा है. ठीक है. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, फाइनल सेल इक्वेशन आ जाएगी 2Br माइनस plus 2H plus gives H2 gases plus Br2 liquid. जहाँ से देखो क्वेश्चन में Br2 लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है, ये दोनों फॉर्म एक्वस फॉर्म में दिए हुए हैं. इनकी कॉन्सेंट्रेशंस के हुए. Br माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01, H plus concentration is 0.03, partial pressure of hydrogen is 1 bar. तो इस सेल के लिए जो Q N की वैल्यू आ रही है दैट इज 2. उसमें बस मेन जो ट्रिक था क्वेश्चन में वो ये था कि आप एनोड पे ऑक्सीडेशन सही से लिख लो. अगर आपने एनोड पे ऑक्सीडेशन केयरफुली लिख लिया तो फिर कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं करा सकते. बाकी प्रोसेस तो सीधा है. तो N की वैल्यू 2 आ गई. अब अगर Q की वैल्यू लिखेंगे तो इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू concentration of H plus square, उल्टा लिख दिया. पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय concentration of H plus square, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना होता है, इनटू concentration of Br minus square. और जो कोएफिशिएंट होता है उसकी पावर अप्लाई करनी होती है. इस पे कोएफिशिएंट 2 है, इसमें कोएफिशिएंट 2 है. जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर में अप्लाई करते हैं. तो दिस इज योर Q. और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो इट इज 1 अपॉन 0.01 स्क्वायर एंड 0.03 स्क्वायर. ये आपको सॉल्व करना है. तो Q की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होके आ गई 1 अपॉन 9 into 10 to the power minus 6, 9 into 10 power minus 8.
तो आप सॉल्व करके देखोगे तो 9 into 10 power minus 8 या सिंपली 10 power 8 by 9 लिख सकते हो। सेम वैल्यू वी कैन राइट एज 10 to the power 8 by 9। अब सबसे पहले ई नॉट सेल निकालेंगे तो ई नॉट आर एच एस माइनस एन एच एस, सो ई नॉट ऑफ एच प्लस टू एच टू माइनस ई नॉट ऑफ बी आर टू टू बी आर माइनस, ये रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 होता है। Br2 का देखो क्वेश्चन में गिवन होगा, Br2 का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है आपको 1.09 वोल्ट। This is minus 1.09 volt. This comes out to be minus 1.09 volt. ठीक है, तो सारी वैल्यूज को उठा के नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। If you put it in the final answer, it is E cell equal to minus 1.09 minus 0.0591 by 2 log of 10 to the power 8 by 9. If you simplify it as 1.09 0.0591 by 2 log सॉल्व करेंगे तो it is 8 minus log of 9 और log of 9 को लिख सकते हैं 3 square, so 2 log 3 लिख देना minus 1.09 minus 0.0591 by 2, this is 8 minus 2 log 3। log 3 की जगह 0.48 यूज करके इसको सॉल्व करिए तो आप देखना इसका फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, तो इससे आपको एक और बात पता चल जाएगी दैट इट इज अ नॉन फीजिबल सेल। मैंने आपको लास्ट क्लास में फीजिबिलिटी ऑफ द सेल की कंडीशन सिखाई थी, तो अभी तक हम लोग जितने भी सेल सॉल्व कर रहे थे सबके सेल के देखो ईएमएफ पॉजिटिव आ रहे थे। This is the cell where you get EMF of the cell as negative value. This confirms that it is a non-feasible cell. Beta, not in this question oxidation is applied. In every question we are applying the same thing. Anode पे oxidation, cathode पे reduction. ये हर question में कर रहे हैं और अभी से नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब स्टार्ट करी थी तब से आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन लिखना है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन लिखना है। दिस इज प्रोटोकॉल। एनोड उसी इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड उसी इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जहाँ रिडक्शन होता है। दिस इज डिफॉल्ट, इसको चेंज नहीं कर सकता कोई भी। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन लिखनी है, ये डिफॉल्ट है। उसको सॉल्व करके लाएंगे तो ये माइनस 1.34 वोल्ट आएगा। उसका देखो ई सेल नेगेटिव आ रहा है, तो इससे आपको एक और इंफॉर्मेशन पता चल रही है दैट सेल इज नॉन फीजिबल। मतलब जिसने सेल कंस्ट्रक्ट किया उसने गलत सेल कंस्ट्रक्ट किया है। तो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फीजिबल या विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉन फीजिबल, तो अभी आपको पता चल गया ये सेल नॉन फीजिबल है। तो अगर आपसे बोला जाएगा इसका सेल फीजिबल बनाओ तो क्या करना पड़ेगा, जो एनोड है उसको उठा के कैथोड में करेंगे और जो कैथोड है उसको एनोड में कर देंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में फिर से सेल इक्वेशन लिख लो। मैग्नीशियम और सिल्वर का सेल है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन लिखेंगे Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर का रिडक्शन लिखेंगे तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जैसे Ag सॉलिड। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो n की वैल्यू 2 डायरेक्ट पता चल गई। मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड प्लस Mg2 प्लस एक्वस। हमेशा कोशिश करनी है इक्वेशन पूरी बैलेंस करके लिखो, नहीं तो आपका कोएफिशिएंट गड़बड़ हो जाएगा तो आपका Q आंसर में नहीं सही आएगा। अब इसका अगर Q रिपोर्ट करेंगे तो Q बिकम्स concentration of magnesium 2 plus divided by concentration of Ag plus square। और मैग्नीशियम concentration given है 0.13 और सिल्वर concentration दे रखा है 10 to the power -4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो इट इज E cell equal to, पहले E नॉट सेल निकालेंगे तो E नॉट RHS minus LHS, so E नॉट of Ag plus 2Ag minus E नॉट of Mg2 plus 2Mg। ये वैल्यू 0.8 वोल्ट दे रखी है, -2.36 वोल्ट दे रखा है।
तो उसको सॉल्व करके सबसे पहले आपको ई नॉट सेल निकालना है। This comes out to be 3.16 volt और फिर ई सेल निकाल लो। सो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 by 2 log of 0.13 upon 10 to the power minus 4 square। सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर। तो अगर वेरीफाई कर रहा हो आंसर तो एक बार बताइए सॉल्व करके। आगे सॉल्व तो कर लोगे ना, 10 पावर माइनस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर 8 हो जाएगा। दैट कम्स आउट टू बी 8 माइनस log 1 log 0.13। तो सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो आएगा 3.16 माइनस 0.0591 by 2 to log of yes to सॉल्व करके लिखेंगे तो इट इज 7 माइनस 7 प्लस log of 1.3। ये वैल्यू आ जाएगी। फाइनली सॉल्व करके देख लेना। -2.98। सो सॉल्व करके फाइनल आंसर ठीक है। Explain how you have substituted that log. सॉल्व होके 2.96 वोल्ट आ जाएगा। लॉग के लिए बेटा देखो अलग से देख लो। लॉग में तो सिंपल है, मतलब आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। सो लॉग इज बेसिकली log of 0.13 upon 10 to the power minus 8 हो गया। 10 पावर माइनस 8 को ऊपर ले जाओ तो ये हो गया log of 0.13 into 10 to the power 8। एक डेसिमल आगे शिफ्ट कर दो तो 1.3 into 10 power 7। तो log of 8 plus b लिख लो प्लस log of 10 power 7 7 plus log of 1.3। log की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। log of a to b is log of a plus log of b, log a by b is log a minus log b, और log a power b is b log a। हाँ चालेल, 6:30 वाजता जाईन। ठीक है। So question number 3, it's given the standard electrode potential of a Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard gauge free energy। रिलेशन बताया था आपको, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। यहाँ पे माइनस एन की वैल्यू 2, फैराडे इज 96500, ई नॉट इज 1.1। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर जूल्स पर वोल्ट में आ जाएगा। किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। और कोई बताना है 5th तक? कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स एंड बैटरीज। तो देखो सेल्स एंड बैटरीज हमारे दो तरीके के होते हैं, एक को प्राइमरी बैटरी बोलते हैं, एक को सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। प्राइमरी बैटरी वो होता है जिसको हम लोग एक बार यूज करते हैं और फिर उसे रीयूज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी बैटरी जो होता है वो रीयूज या रिचार्जेबल सेल होता है। तो आप लोग दो तरीके के सेल्स जानते हो, एक वो सेल होता है जिसको हम एक बार यूज करते हैं फिर वो वेस्ट हो जाता है, तो क्लॉक में लगाते हैं, ट्रांजिस्टर्स में अप्लाई करते हैं, रिमोट के अंदर जो सेल पड़ता है। तो मोस्टली दो सेल्स आर प्राइमरी बैटरी जो एक बार यूज होती है, जैसे ही सेल डेड होगा उसके बाद वो किसी काम का नहीं होता, उसे थ्रो कर देते हैं। सेकेंडरी बैटरी जो है वो रिचार्जेबल सेल है, जैसे हमारे फोन की बैटरी है, इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी अप्लाई होती है, कार पे जो बैटरी लगी हुई है ना, या रिचार्जेबल सेल्स भी आते हैं, अब तो टॉयज में यूज करते हैं। तो रिचार्जेबल सेल का मतलब वो पहले यूज करेंगे तो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा, और जब आप उसे चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। तो आप जब यूज कर रहे होगे तो गैल्वेनिक सेल की तरह यूज करेंगे, फिर उसे चार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सेल्स एंड बैटरीज जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरी वो कैटेगरी हुई जो एक बार यूज होती है, सेकेंडरी बैटरी मतलब जो रीयूजेबल है या रिचार्जेबल है। तो पहले मैंने आपको दो तरीके के सेल्स बताए, एक प्राइमरी बैटरी, एक सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी को एक बार यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी बैटरी रीयूजेबल होती है। ठीक है। अब आपने कोर्स में प्राइमरी बैटरीज के 3 एग्जांपल्स हैं, सेकेंडरी बैटरीज के भी 2 एग्जांपल्स हैं, तो उनको 1 बाय 1 सिखा रहा हूं मैं आपको।
तो सबसे पहले प्राइमरी बैटरी के केस में जो हमारे पास सबसे पहला कॉमन सेल है, दिस इज कॉल्ड डेनियल सेल, जो हमने सबसे पहले आपको सिखाया था गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल्स में। डेनियल सेल का डायग्राम मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बना रखा है। डेनियल सेल में हम लोग जिंक एनोड कॉपर कैथोड लेते हैं। जिंक के साथ जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन सबसे पहले सेल से हम लोग यहीं से सीखते हुए आ रहे हैं। Sir, you are not audible. राइट साइड के हमारे पास एनोड पे जिंक सॉलिड होता है, कैथोड पे कॉपर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और एनोड पे जिंक एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कैथोड पे कॉपर एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, सेल इक्वेशन, और इसका ई नॉट सेल लर्न कर लेना है। इस ई नॉट सेल इज 1.1 वोल्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। सो एनोड पे जिंक सॉलिड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कैथोड पे कॉपर सॉलिड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सेल इक्वेशन ये आपकी लिखी हुई है, सबसे पहले यही सिखाया था, और इसका ई नॉट जो होता है वो 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। दिस फर्स्ट सेल जो आपको पता होना चाहिए, डेनियल सेल। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, डेनियल सेल का एनोड बता दो, डेनियल सेल का ई नॉट वोल्ट सेल कितना होता है, डेनियल सेल के केस में कैथोड क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने होते हैं, सेल क्या होता है, तो ऐसे कोई भी पार्ट पूछा जाता है। दिस इज द कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन, तो आपको सेल की पूरी कंस्ट्रक्शन ठीक से याद कर लेनी है। दूसरा सेल देखो है लेक्लांचे सेल। ये वो वाला सेल है जो हम लोग कॉमनली लैबोरेटरीज में यूज करते हैं, और तो आजकल फिजिक्स लैबोरेटरी में भी रिचार्जेबल सेल देते हैं स्कूल वाले भी, बट जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है सीबीएसई का, उसके हिसाब से आपको फिजिक्स लैबोरेटरी में लेक्लांचे सेल मिलना चाहिए, बट मेजॉरिटी केस में ऐसा नहीं करते हो। तो लेक्लांचे सेल में देखो एनोड जो है वो जिंक कंटेनर होता है, या अगर इस सेल का सबसे कॉमन टाइप बताएं तो जो हम लोग ड्राई सेल यूज करते हैं वो इसी टाइप का सेल है। तो उसमें जिंक कंटेनर जो होता है वो एनोड होता है, और ग्रेफाइट रॉड इसमें कैथोड होता है। तो जो हम लोग नॉर्मली सेल यूज करते हैं ना, जो व्हाट यू विल से ट्रांजिस्टर्स में जो सेल यूज करते हैं, आप उसको कभी खोल के देखो। Remotes. सो दैट रिमोट में तो पेंसिल सेल यूज करते हैं, तो मोटा वाला सेल होता है ना जो हम लोग ट्रांजिस्टर्स में यूज करते हैं, या टॉर्च में जो यूज करते थे, पता नहीं आजकल यूज है कि नहीं, आजकल तो सब एलईडी पे है। बट अगर आपने कभी देखा हो तो जो टॉर्च में सेल डालते थे या ट्रांजिस्टर में जो सेल पड़ता है वो इस कैटेगरी का सेल है। अगर आप उसको ओपन करोगे, उसकी बाउंड्री जो होती है, बॉक्स होता है, वो जिंक होता है, और उसके अंदर बीच में एक रॉड होती है, ग्रेफाइट रॉड या कार्बन रॉड समझ लो। उसका एनोड होता है जिंक कंटेनर, कैथोड होता है कार्बन ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसका दैट इज मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। और नीचे देखो उसकी सेल इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें जिंक का देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड वाले पार्ट हो गया, और MnO2 का देखो रिडक्शन हो रहा है, +4 से +3 ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, लेक्लांचे सेल में रिडक्शन हाफ में कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, सो इट इज चेंजिंग फ्रॉम +4 टू +3, MnO2 टू MnOOH, ये कंपाउंड बनता है where manganese oxygen state is +3, number of electron exchanges process is 2, और इसका EMF ऑफ सेल जो है वो डेनियल सेल से थोड़ा ज्यादा होता है, 1.5 वोल्ट, इसलिए लैबोरेटरीज में इसको बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तीसरा जो सेल है दिस इज कॉल्ड मर्करी सेल, ये वॉच में अप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर्स में यही सेल लगता है, बटन सेल बोलते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो। दिस इज कॉल्ड मर्करी सेल, तो कैलकुलेटर्स में, वॉच में अप्लाई करते हैं, या जो व्हाट यू से शुगर मेजर करने वाली मशीन होती है उसमें भी यही अप्लाई होता है। दिस इज मर्करी सेल। इसका एनोड जो होता है वो जिंक अमलगम होता है, कैथोड जो है वो मर्करी ऑक्साइड विद कार्बन पेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड यूज करता है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था इसमें, दैट पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल, उसका आंसर मर्करी सेल लिखना था अपने को। और उसकी सेल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो सारे सब्सटेंसेस जो यूज हो रहे हैं ना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है। जिंक अमलगम इज सॉलिड फॉर्म, मर्करी ऑक्साइड इज सॉलिड फॉर्म, जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म, मर्करी इज लिक्विड फॉर्म। तो इस कंप्लीट सेल इक्वेशन में कोई भी सब्सटेंस गैस या सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसका EMF कांस्टेंट होता है, तो उसका EMF 1.35 वोल्ट होता है। तो अगर आपने कभी प्रैक्टिकली इस चीज को देखा हो तो आपको समझ आएगा कि रिमोट में जो सेल पड़ा होता है उसको अगर हम यूज कर रहे हैं और वो डेड होने लग गया तो थोड़ा सा उसको अगर ठोक पीट दे वो थोड़ी देर और चल जाता है, या अगर उससे उसको निकाल के उससे किसी छोटी डिवाइस में जिसकी पावर कंजम्पशन कम है उसमें अप्लाई करते हैं तो इट विल वर्क फॉर सम मोर डेज। बट अगर वॉच का सेल, कैलकुलेटर का सेल अगर ये डेड हो गए तो ये कंप्लीट डेड होते हैं, फिर इसके बाद में कोई यूज नहीं होता।
मतलब जब तक ये सेल अपनी पावर सप्लाई करेगा तब तक कांस्टेंट सप्लाई करेगा, वंस इट इज रेड इट इज जीरो, क्योंकि इसमें सारे सब्सटेंसेस प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड लिख रहे हैं। आपको नर्स इक्वेशन से कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ क्यू है। तो इस सेल का क्यू हमेशा 1 आता है, क्योंकि सब प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड है, तो क्यू की वैल्यू में कुछ लिखेगा ही नहीं, तो उसका मतलब इसका 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ क्यू वाला टर्म जो है वो काउंट ही नहीं होगा। तो हर बार इसका ई सेल ई नॉट सेल के इक्वल आएगा, इसलिए इसका ईएमएफ कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग हियरिंग एड्स में यूज करते हैं, ये चीज ध्यान से मार्क कर लेना। एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है था, सेल यूज इन हियरिंग एड्स, तो उसका आंसर मर्करी सेल था। सो वॉचेस एंड हियरिंग एड्स होती है, उसमें हम लोग मर्करी सेल यूज करते हैं। ठीक है, ओके यहाँ तक। सो सेकेंड टर्म इज सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। जब हम इस बैटरी को यूज करते हैं तब ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती है, और जब इसे चार्ज करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करती है। इसमें जो सबसे कॉमन सेल है, दिस इज कॉल्ड लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर में यूज होती है, या कार में जो बैटरी अप्लाई होती है, दिस इज आल्सो सेम, दिस इज कॉल्ड लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी में जो एनोड होता है वो लेड होता है, पीबी। कैथोड जो होता है वो ग्रेड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 होता है, और इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, दैट विल ऑक्सीडाइज टू Pb2+, कैथोड पे रिडक्शन, PbO2 विल रिड्यूस टू Pb2+। ध्यान से देखो, एनोड पे ये ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे ये रिडक्शन हुआ। लेड का ऑक्सीजन स्टेट +4 से +2 गया, रिडक्शन। लेड का ऑक्सीजन स्टेट 0 से +2 हुआ, ऑक्सीडेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2। अब इसका वोल्टेज लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैटरी की जितनी ज्यादा पावर चाहिए होती है उतनी बैटरी जोड़ के पावर क्रिएट कर लेते हैं। तो प्राइमरी सेल्स का वोल्टेज फिक्स होता है, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज थी जो मैंने आपको 1 बाय 1 बताई। डेनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट, लेक्लांचियर सेल में 1.5 वोल्ट, और मर्करी सेल में 1.35 वोल्ट। अब आगे जो सेकेंडरी बैटरीज है, इनकी पावर आप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हो। आपको ज्यादा पावर चाहिए तो ज्यादा बड़ी बैटरी लगा दो, बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करके और जोड़ दो, तो आप जितनी पावर चाहो उतनी पावर की बैटरी क्रिएट की जा सकती है। नंबर ऑफ प्लेट्स उसी हिसाब से अप्लाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका वोल्टेज लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, एज पर द नीड हम अपने हिसाब से सेल बैटरी कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उसमें दो तरह की सेल इक्वेशन होंगी, एक बार चार्जिंग वाला केस होगा, एक बार डिस्चार्जिंग वाला केस होगा। अब चार्जिंग वाला केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप डिस्चार्जिंग डेफिनेटली लर्न कर लो, क्योंकि गैल्वेनिक सेल्स की इक्वेशन पूछी जाती है कॉमनली। तो डिस्चार्जिंग वाले केस में एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो जो मैंने सबसे पहले सेल इक्वेशन लिख रखी है वो डिस्चार्जिंग वाली है। आप चार्जिंग वाला केस छोड़ भी सकते हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिस्चार्जिंग वाला केस जरूर लर्न कर लेना है, क्योंकि इसका गैल्वेनिक सेल यूज है। ठीक है, इसके बाद तीसरी सेल जो हम लोग यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड निकेल कैडमियम सेल। थोड़ा कॉस्टली होता है, बेटर देन द अर्लियर केस है। अगर प्रेजेंट टाइम में बताऊं तो अब इसका भी एडवांस वर्जन यूज किया था, लिथियम बैटरी। अगर आप लैपटॉप्स की बैटरी पढ़ोगे या अपने फोन की बैटरी का डिस्क्रिप्शन कभी पढ़ोगे, यू विल फाइंड आउट इट कंटेन्स लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी मतलब उसमें लिथियम एज एन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, और आप जानते हो लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, तो उस सेल का ईएमएफ ज्यादा होता है, इसलिए अगर पावर मतलब उस बैटरी की बढ़ जाती है। उसके पहले जो बैटरी यूज होती थी दैट इज निकेल कैडमियम सेल। तो अगर कॉस्ट लोअर डाउन करना होता है तो वील यूज निकेल कैडमियम सेल। कॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं है तो लिथियम बैटरी करंट टाइम में यूज होती है, दिस इज आल्सो अ गुड सेल। सो निकेल कैडमियम बैटरी में देखो क्या होता है कि यहाँ पे हमने कैडमियम एनोड लिया हुआ है और निकेल का कैथोड लिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें मॉइस्ट KOH या NaOH होता है। ठीक, और इस सेल की इक्वेशन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, सो इन दिस सेल इक्वेशन ऑल सब्सटेंसेस आर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड्स। तो देखो यहाँ सारे सब्सटेंस प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड है, तो इसका भी ई सेल ई नॉट सेल के इक्वल आएगा, क्योंकि इसका क्यू वैल्यू बन रहेगी। ये सेल की क्वालिटी है, तो इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पेस्ट फॉर्म में फिट किए जाते हैं। ऑल द सब्सटेंसेस आर आइदर प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स, दैट्स व्हाई इसका ई सेल वैल्यू जो है वो ई नॉट सेल वैल्यू के इक्वल होता है, इसलिए इसका ईएमएफ फ्लक्चुएट नहीं करता। ठीक है,
मैंने सारे नोट्स जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक से सम अप करके लिखे हुए हैं। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो यू कैन गो थ्रू विद द बुक, और तो जितना क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है उतना सारा डेटा मैंने लिख दिया है। अगर आपको नॉलेज के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अगर सेल्स का पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकते हो। इट इज गिवन इन कंप्लीट डिटेल, या अपनी आपकी जो भी लिटरेचर बुक है आप उसको खोलिएगा, उसमें अवेलेबल है ये सब। यहाँ पे मैंने सिर्फ उतने पॉइंट्स लिखे हैं जितने आपके क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है, या जो किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद अब करंट टाइम में हम लोगों ने एक और नई सीरीज ऑफ पावर क्राइसिस की वजह से एक नई सीरीज ऑफ सेल इस टाइम पे यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें कॉन्टिन्यूअस फ्यूल सप्लाई दी जा सकती है। मतलब इसके पहले तक जो सेल्स मैंने आपको सिखाया उनके कन्वेंशन होते हैं, आपको लगता है कि उसको एक बार जितना आपने मटेरियल दिया वो उतना ही चलेगा, कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई के स्कोप नहीं होते। इवन आपकी जो बैटरीज भी है वो एक सर्टेन लाइफ के टाइम के बाद डेड हो जाती है, उसे रिप्लेस ही करना पड़ता है। बट बैटरीज के केस में एक खास बात होती है, अगर आप लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में जानते हो, तो जो इन्वर्टर में बैटरी यूज करते हैं या जो कार में बैटरी यूज करते हैं, जब वो बैटरी पूरी तरह से डेड हो जाती है उसके बाद में उसकी कॉस्ट जीरो नहीं होती। बिकॉज इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखो तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो देखो पहले लेड सॉलिड PbSO4 में कन्वर्ट होता है और PbO2 भी PbSO4 में कन्वर्ट होता है। जब इस सेल को हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करते टाइम देखो फिर से PbSO4 Pb और PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है वो फिक्स्ड है। जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो लेड एंड लेड PbO2 कन्वर्ट होकर लेड सल्फेट बन जाएगा, और जब उसको चार्ज करेंगे तो फिर से लेड सल्फेट लेड और PbO2 में रीस्टोर हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इवेपोरेशन के थ्रू वाटर कम होता रहता है बैटरी में, तो इसलिए थोड़े टाइम बाद बैटरी में वाटर सप्लाई देनी पड़ती है, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना पड़ता है, तो उससे बैटरी की लाइफ थोड़ी ज्यादा रहती है। सो बेसिक कंजम्पशन इन दिस कंप्लीट सेल इज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बैटरी जब पूरी तरह से डेड हो जाती है तो उसके बाद भी उसके इलेक्ट्रोड्स यूजफुल होते हैं, नई बैटरी बनाने में उसको रीयूज कर लिया जाता है, उसका बॉक्स यूज किया जा सकता है। तो मोस्टली बैटरी का काफी ज्यादा मटेरियल जो है वो रिसाइकिल हो जाता है। दैट्स व्हाई बैटरी कॉस्ट इज नॉट जीरो। जब आप नई बैटरी रिप्लेस कराते हैं तो पुरानी बैटरी की कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको रिटर्न कर दी जाती है, दैट इज फॉर देयर इलेक्ट्रोड्स। बट अगर हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के लिए सेल चाहिए तो उसका एक ही सेल है, दिस इज कॉल्ड फ्यूल सेल। ऑल्दो बहुत पुराना प्रोसेस है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम ने इंडिया ने यूज किया था सबसे पहली बार, बट अभी तक भी अगर बताऊं तो प्रैक्टिकल यूजेस तक अभी इसका बहुत मतलब वास्ट यूजेस नहीं है, बट इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। करंट टाइम में जो ई बैटरी रिक्शा है या जो कार में भी बैटरी वाले कार्स आ रहे हैं वो सब इसी फ्यूल सेल से चलने वाले हैं, ठीक है। या अभी तो हम लोग डायरेक्ट बैटरी अप्लाई कर दे रहे हैं, बट जो एम है वो ये है फ्यूल सेल के रिप्लेसमेंट किए जाए, बट अभी प्रैक्टिकली इसको यूज करने की स्टेट में हम नहीं आ पा रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि जो यूजर है वो उतना व्हाट यू विल से परफेक्ट नहीं है, या उतना यूज करने के लिए फिट नहीं है, ऐसे समझिए। बट सेल में बहुत सारी क्वालिटी है, पहले उसको समझ लीजिए। जो फ्यूल सेल है उसमें हम लोग कॉन्टिन्यूअस सप्लाई दे सकते हैं, तो जो आप फ्यूल का कंबशन एनर्जी है उसको हम एक्चुअली में EMF में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फ्यूल सेल का एम होता है कि जो भी आप फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ EMF ऑफ द सेल। ये इसका प्राइमरी एम है। तो किसी भी फ्यूल की कंबशन एनर्जी को EMF में कन्वर्ट करने का सेल होता है, इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। इसका जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ सेल है उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस हम लोग पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ लेते हैं, और कैथोड पे ऑक्सीजन गैस पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ लेते हैं। तो इस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके, यानी हाइड्रोजन का कंबशन होकर वाटर फॉर्म हो जाता है। सो बेसिक रिएक्शन इज हाइड्रोजन गैसेस प्लस ऑक्सीजन गैसेस गिव्स वाटर। तो इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन की कंबशन एनर्जी है वो एक्चुअली में किसमें कन्वर्ट हो गई है, EMF ऑफ द सेल में। तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। इस सेल में हाइड्रोजन की जगह और भी फ्यूल्स यूज किए जा सकते हैं, लाइक प्रोपेन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। अपने कोर्स में जो फ्यूल सेल है वो यही वाला है, हाइड्रोजन वाला। इस सेल की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत हायर होती है, इट इज क्लोज टू 70%। अभी सुनने में आपको बहुत ज्यादा नहीं लग रहा होगा, बिकॉज आप अभी बाकी पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी के बारे में आइडिया नहीं रखते,
जो हमारे कॉमन पावर प्लांट्स है वो सब 40% इफिशियंसी पे काम करते हैं। एज कम्पेयर टू दैट हमारा फ्यूल सेल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 70% फ्यूल इफिशियंसी लाता है, इसलिए इसकी इफिशियंसी फैक्टर बहुत हायर होने की वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव सेल्स हैं जो, या अट्रैक्टिव फीचर कैरिंग सेल हैं जिनको हम लोग फ्यूचर में जरूर यूज करेंगे। और दूसरा जो करंट टाइम में इसका सबसे मेजर एडवांटेज है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है, क्योंकि इसमें केवल स्टीम या वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और कोई लॉस नहीं है। सो फ्यूल सेल का काम क्या हुआ कि जो भी आप फ्यूल ले रहे हैं उस फ्यूल सेल के लिए, उस फ्यूल की कंबशन एनर्जी को हम ईएमएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, will convert combustion energy of the fuel into EMF of the cell. This is the basic function of fuel cell. जो हम सबसे कॉमन टाइप ऑफ फ्यूल सेल पढ़ते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस एज एन फ्यूल लिया जाता है, इसमें हाइड्रोजन का कंबशन कराते हैं ऑक्सीजन से, वाटर फॉर्म होता है। दो इसके इंपॉर्टेंट फीचर है, नॉन पॉल्यूटिंग सेल है और इसकी एफिशिएंसी बहुत हायर होती है, which is close to 70% एज कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट जो कि 40% एफिशिएंसी पे काम करते हैं। जो सबसे पहला कॉमन सेल हम लोगों ने सक्सेसफुली यूज किया फ्यूल सेल में वो हाइड्रोजन गैस का है, और उसको सबसे पहली बार इलेक्ट्रिकल पावर के लिए अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया, सैटेलाइट सेंड किया गया, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज किया गया था। अदर फ्यूल से अगर लेंगे तो उसमें हम लोग फ्यूल की जगह प्रोपेन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। और अगर कभी भी इस सेल की इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी तो दैट विल कैलकुलेट विद द फॉर्मूला डेल्टा जी बाय हीट ऑफ कंबशन। तो फ्यूल की इफिशिएंसी आएगी NF सेल अपॉन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल की जितनी भी डेल्टा जी है, डेल्टा जी की जगह सीधे NF सेल लिखेंगे, NF सेल अपॉन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लिखेंगे। मतलब फ्यूल के कंबशन से जो एनर्जी ला सकते थे तो वो मैक्सिमम आउटपुट है उसका, और जो एक्चुअल हमने EMF में कन्वर्ट कर लिया है वो उसका एक्चुअल आउटपुट है। तो एक्चुअल आउटपुट अपॉन इनपुट डिवाइड कर देंगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अगर हम फ्यूल को डायरेक्टली बर्न करते हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सेल के फॉर्म में उसको एनर्जी में EMF ऑफ सेल में कन्वर्ट करके ले लिया तो उसकी जो पावर आ रही है वो NF सेल, तो जो NF सेल है उसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये आपका सेकेंडरी बैटरीज का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो कोरोजन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी मेटल सरफेस को एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर धीरे धीरे या तो ऑक्साइड या अदर सॉल्ट की कोटिंग हो जाती है। So corrosion is slowly coats the surface of metallic object with oxide or the other salt of metal. तो नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है वो उसके लिए प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है। जैसे कॉपर के ऊपर ऑक्साइड लेयर बन गई तो उसको आगे फर्दर कोरोजन से रोकती है। एल्यूमिनियम के ऊपर उसकी ऑक्साइड लेयर फॉर्म हुई तो उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है। तो ज्यादातर मेटल्स के केस में जो ऑक्साइड लेयर होती है वो उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जो ऑक्साइड लेयर होती है वो उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आयरन है उसके केस में ये चीज ऐसे नहीं काम करता। आयरन की जो ऑक्साइड लेयर होती है वो उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम नहीं करती, इसलिए आयरन का कोरोजन बहुत कॉमन फेनोमेनन है, इसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो वही चीज देखो मैंने लिखी हुई, इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड लेयर फॉर्म एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर, ऑक्साइड लेयर फॉर्म एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर, बट इन केस ऑफ आयरन ऑक्साइड लेयर कैन नॉट प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन नोटिस में आता है। अभी होता इसलिए क्योंकि एक सेल फेनोमेनन है। रस्टिंग ऑफ आयरन में जो एनोड होता है वो आयरन का हो जाता है और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे कैथोड की तरह काम करती है, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एयर में मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में जो एनोड होता है दैट इज आयरन, जो कैथोड होता है वो ऑक्सीजन गैस, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है दैट इज वाटर एंड CO2 कॉम्बिनेशन व्हिच यू मे से कार्बोनिक एसिड। या फिर अगर जैसे ओशन है तो वहां पे तो सलाइन वाटर है, तो वहां तो और बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल है। बट अगर एयर में ऑक्सीडेशन की बात करें तो वहां पे मॉइस्चर एंड CO2 कंटेंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट से काम करता है। अब आप ध्यान से देखो तो एनोड पे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है आपको। तो अगर हमने इस सेल का EMF ऑफ द सेल निकाला तो देखो 1.67 वोल्ट आ रहा है, which is much higher than any primary cell. like Daniel सेल में 1.1 वोल्ट आया था, Leclanche सेल में 1.5 वोल्ट आया था, और मर्करी सेल में 1.35 वोल्ट आया था। जो कॉमन सेल हम लोग पावर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा वोल्टेज हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन क्रिएट कर देगा। तो इसका मतलब ये परफेक्टली फीजिबल सेल है, इस वजह से हम इसमें रस्टिंग प्रोसेस को डायरेक्टली नहीं रोक सकते। ये गैल्वेनिक सेल प्रोसेस है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, इसकी वजह से रस्टिंग हमेशा होगी। अब जो रस्ट होती है वो बेसिकली क्या होता है कि इस रस्टिंग प्रोसेस की सेल इक्वेशन ये है, देखो
उसमें Fe2+ फॉर्म जो बना वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है, जिसको रस्ट बोलते हैं। तो जो सेल प्रोसेस है उससे रस्ट नहीं बनती, रस्ट बनाने के लिए फर्दर जो Fe2+ होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट समझ आया? तो रस्ट इज Fe2O3, सेल याद रखना है, एनोड में आयरन, कैथोड में ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रोलाइट वाटर एंड CO2 कॉम्बिनेशन विच इज कार्बोनिक एसिड। फीजिबल सेल बनता है विद अ वोल्टेज ऑफ 1.67 वोल्ट, तो आप कंसंट्रेशन कितनी भी फ्लक्चुएट करा दो, सेल हमेशा फंक्शन में रहेगा। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ फीजिबल गैल्वेनिक सेल प्रोसेस, इसमें Fe2+ फॉर्म बनता है जो फर्दर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज योर रस्ट। ठीक है, अब आप जानते हो कि हमारी मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो आयरन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम आयरन की रस्टिंग को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। सो वील फाइंड आउट सम टेक्निक्स जिससे हम आयरन का कोरोजन को प्रिवेंट कर पाए। स्टॉप तो नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको बताया इट्स अ फीजिबल गैल्वेनिक सेल, तो ऐसा कभी नहीं किया जा सकता कि हम आयरन की रस्टिंग के केस में ऐसा काम कर दें कि आयरन की रस्टिंग हो ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कर क्या सकते हैं, कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिसकी वजह से टू सम एक्सटेंट हम आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। अब अगर बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट चले तो सबसे अच्छा तरीका तो ये कि आयरन यूज ही मत करो। बट एज यू ऑल नो कि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो बिना आयरन के चल ही नहीं सकती, जैसे रेलवे ट्रैक है, रेलवे कोचेस हैं, मेट्रो में तो चलो आज के डेट में एल्यूमिनियम कोचेस यूज करने लगे हैं। ठीक है ना, तो जहां जहां पे भी पॉसिबल था कि हम आयरन को रिप्लेस मार दें किसी दूसरे सब्सटेंस से, वहां पे रिप्लेस कर चुके हैं। जैसे करंट टाइम में हम लोग यूटेंसिल्स जो है वो सब स्टील यूज करते हैं, तो स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन। तो जहां जहां पे भी हम कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं वहां पे हमने आयरन को उसके करस्पॉन्डिंग अलॉय स्टील से रिप्लेस कर दिया। अब जहां पे आयरन को स्टील से रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कॉस्ट फैक्टर और ड्यू टू सम अदर रीजंस, या आयरन को किसी दूसरे मेटल से रिप्लेस कर पाना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू स्ट्रेंथ एंड अदर फीचर्स, वहां पे आयरन ही यूज करना पड़ता है और फिर उसकी प्रिकॉशन रखनी होती है, या बहुत सारे तरीके फॉलो करने होते हैं जिससे रस्टिंग ऑफ आयरन ना हो। ठीक है, अब जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से बताऊं तो जैसे एयर में हमने प्लेन यूज करना है तो वहां पे हमने ज्यादातर एल्यूमिनियम यूज कर लिया, लाइट भी हो गया, रस्टिंग का भी प्रॉब्लम खत्म। बट शिप के केस में ऐसा नहीं कर सकते। शिप आप जानते हो ओशन में होता है, वहाँ बहुत ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट होती है, वाटर का बहुत हाई प्रेशर होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी बहुत हार्मफुल होती है, तो मतलब वहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ वाला मटेरियल चाहिए, तो आयरन के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा, इतना सारा आयरन लगता है एक शिप बनाने में, अगर हमने स्टील से रिप्लेसमेंट करी तो उसकी कॉस्ट कई गुना ज्यादा हो जाएगी, तो वो भी अगेन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बचेगा, तो हम वो भी नहीं कर सकते। तो सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि आप जहां जहां पे भी आयरन को रिप्लेस कर सकते हो वो रिप्लेस कर दो, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका तो यही है, रिप्लेसमेंट ऑफ आयरन। तो जहां पे भी आयरन को स्टील से रिप्लेस कर सकते हैं या उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट मटेरियल से रिप्लेस कर सकते हैं, वहां ऐसा कर लिया गया। एल्यूमिनियम के केस में कोरोजन नहीं होता क्योंकि एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड लेयर है वो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, एल्यूमिनियम का फर्दर कोरोजन नहीं होता। और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी कैरी कर लो तब भी उसकी रस्टिंग नहीं होती फर्दर। समझ आया बात? जो एल्यूमिनियम की रस्टिंग प्रोसेस है उसकी एक बार अगर ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो गई तो ऑक्साइड लेयर इज सच अ स्ट्रांग प्रोटेक्टिव लेयर कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को हम एल्यूमिनियम वेसल्स में कैरी करते हैं। अब पी ब्लॉक में पढ़ेंगे इस चीज को चल के, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को एल्यूमिनियम वेसल्स में कैरी करते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड लेयर है वो स्ट्रांग प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, उसको फर्दर कोरोजन होने ही नहीं देती। तो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर उसका प्लस पॉइंट है और आयरन का ऑक्साइड लेयर उसका नेगेटिव पॉइंट है। एल्यूमिनियम का आयरन का ऑक्साइड लेयर जो फॉर्म हो रहा है उसकी फर्दर प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम नहीं कर रहा, इवन रस्ट बना दे रहा है, तो और हमारा जो आयरन है वो वेस्ट हो जा रहा है। तो अब देखो, अगर प्रिवेंशन के टर्म में सोचा जाए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमें सेल को रोकना है काम करने से। तो उसका एनोड आयरन है वो आप हटा नहीं सकते, कैथोड ऑक्सीजन गैस है तो एयर से ऑक्सीजन हटा नहीं सकते, वो हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब जो कंट्रोल करने की चीज है वो सिर्फ एक है कि एयर से मॉइस्चर कंटेंट और CO2 कंटेंट को रेगुलेट करें। अब CO2 भी रेगुलेट नहीं कर सकते, तो जब तक एयर ड्राई रहेगी तब तक काफी हद तक रस्टिंग नहीं होगी, लेकिन एयर में जैसे ही मॉइस्चर आएगा उसके बाद रस्टिंग जरूर होगी। तो अब मॉइस्चर कंटेंट भी हमारे रेगुलेशन का नहीं है, मतलब सेल के लिए जो एसेंशियल फीचर्स हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको हम रेगुलेट कर पाए। लाइक वी कांट रेगुलेट, या तो आयरन ही मत यूज करो, तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा। आयरन यूज कर रहे हो तो एनोड है, एयर में ऑक्सीजन कंफर्म है तो कैथोड भी है, और एयर में मॉइस्चर प्लस CO2 भी है तो इलेक्ट्रोलाइट भी है। मतलब तीनों में से कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जिसको ऐड किया जा सके। तो अब सिर्फ एक रास्ता बचा कि हम किसी तरीके से आयरन का कांटेक्ट ऑक्सीजन से ना होने दें। आप एडजेसेंट डायग्राम में देखो, हमारे पास जो नीचे वाली सरफेस है वो आयरन है, उसके कांटेक्ट में देखो एयर से ऑक्सीजन आया
तो Fe2 प्लस Fe जो है वो Fe2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, जो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज योर रस्ट। इन्वायरमेंट से कार्बोनिक एसिड से H+ मिल रहा है और उससे कॉन्टिन्यूअस रस्टिंग चलती रहती है, पूरा आयरन वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब रोकने का तरीका क्या होगा कि समहाउ आप आयरन का कांटेक्ट ऑक्सीजन से ब्रेक करा दो, तो जो उसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका है दैट इज ऑयल एंड पेंट एंड पॉलिश। तो देखो उसमें ये लिखा हुआ है सबसे पहले, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन इज टू प्रिवेंट द सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट टू कम इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। दिस कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस बाय पेंट और बाय सम केमिकल्स। इसका केमिकल लर्न कर लेना, बिस्फेनॉल स्टैंडर्ड एग्जांपल है। नॉर्मली तो आप कोई भी पेंट यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया बिस्फेनॉल कैन बी यूज्ड एज, तो इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ टू प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन या टू कवर द सरफेस ऑफ आयरन व्हिच स्टॉप्स इट फर्दर कोरोजन। वैसे अपने को एग्जांपल समझ लेना है। तो बिस्फेनॉल यूज करते हैं केमिकल जो फर्दर कोरोजन ऑफ आयरन को रोकता है। अदरवाइज पेंट कैन बी यूज जिससे डायरेक्ट एयर से या ऑक्सीजन का कांटेक्ट आयरन से नहीं होता, तो ये सेल काम करना बंद कर देगा। दूसरा सिंपल मेथड जो है वो ये है कि हम इस सरफेस को किसी दूसरे मेटल से कवर कर दें, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो दूसरे मेटल जो कॉमनली यूज किए जाते हैं दैट इज टिन और जिंक। तो अगर आयरन के ऊपर हम लोग टिन या जिंक की कोटिंग करा दें तो भी हमारा आयरन प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फर्दर एयर जो है वो टिन या जिंक के कांटेक्ट में आएगा, जिससे फर्दर आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस वर्कआउट नहीं करता। तो ये भी एक तरीके से सेव कर सकता है। और तीसरा प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, जिसमें हम लोग टर्म यूज करते हैं सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड का मतलब हम एक ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो आयरन से बेटर एनोड हो। आयरन से बेटर एनोड होने का मतलब उस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिकली उस सब्सटेंस को आयरन से कनेक्ट कर देंगे तो वो आयरन से बेटर एनोड है, तो उसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा और आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो जब तक आप इस दूसरे मेटल का ऑक्सीडेशन कराते रहेंगे तब तक आपका आयरन सेफ रहेगा। सो वी आर सैक्रिफाइसिंग अ मेटल टू सेव आवर आयरन, इसलिए इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड व्हिच कोरोड्स इटसेल्फ एंड बट सेव्स आवर ऑब्जेक्ट। तो उसमें कॉमनली हम लोग मैग्नीशियम या जिंक यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, जो शिप होता है नॉर्मली उसके बॉटम पे मैग्नीशियम ब्लॉक लगाया जाता है। सो मैग्नीशियम ब्लॉक्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द शिप टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन। वहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है और हमारा शिप काफी टाइम तक सेफ रहता है। स्टिल हर शिप को पानी में ले जाने के पहले ही ये चीज डिसाइड कर ली जाती है कि इसकी लाइफ ड्यूरेशन कितनी होगी, और उतने टाइम के बाद वो अगर शिप फंक्शनल भी होता है तब भी हम उसे हटा देते हैं, यानी शिप रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि ओशन के अंदर सलाइन वाटर है, वहाँ ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन और फास्ट प्रोसेस होता है, तो उसकी प्रिवेंशन और मुश्किल हो जाती है, इसलिए रिस्क नहीं लिया जाता। अगर आपको एग्जांपल याद हो तो आईएनएस विक्रांता थोड़े दिन पहले एक नेवी शिप था, वो हटाया गया था, ऑल्दो बहुत ही लीजेंडरी शिप था, फिर भी हटा दिया गया। रीजन वाज सेम, क्योंकि रस्टिंग या मेंटेनेंस वाज नॉट सो गुड, ऑल्दो इट वाज फंक्शनल, बट फिर भी मैंने आपको बताया कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऐसा केस है जिसको आप रोक ही नहीं सकते, वहाँ प्रिकॉशन ही लेना पड़ता है। या बड़ी बड़ी फर्नेसेस जो होती है जिनमें आयरन मटेरियल यूज होता है, उनके केस में भी ऐसा ही किया जाता है, एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद उस फर्नेस को बंद करना ही पड़ता है फॉर आवर सेफ्टी, क्योंकि अगर रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से मेटल कहीं पे भी वीक हो गया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह पे है जहाँ पे हम आयरन को रिप्लेस नहीं कर पा रहे ड्यू टू कॉस्ट फैक्टर और यू मे से ड्यू टू स्ट्रेंथ फैक्टर, दोनों रीजन है। जहाँ पे भी जो भी जहाँ पॉसिबल रिप्लेसमेंट है वहाँ पे किए गए, जहाँ पॉसिबल रिप्लेसमेंट नहीं है वहाँ नहीं किया जाता। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज एन गैल्वेनिक सेल प्रोसेस। तो आपको इसमें कीवर्ड जो याद करना है बता देता हूँ। कोरोजन ऑफ आयरन इज एन गैल्वेनिक सेल प्रोसेस, इसका एनोड आयरन, कैथोड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट वाटर एंड CO2 कॉम्बिनेशन। एक फीजिबल सेल है जिसका वोल्टेज 1.67 वोल्ट आता है। रस्ट जो है वो Fe2+ फॉर्म जो बनती है इलेक्ट्रोलाइट गैल्वेनिक सेल में, उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से Fe2O3 बनती है, दैट इज योर रस्ट। और प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको बताया कि आयरन का कांटेक्ट किसी भी तरीके से एयर से बचाना है। तो उसका सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि आप पेंट या केमिकल्स यूज करो। तो केमिकल यूज करते हैं बिस्फेनॉल, वो एग्जांपल याद करना है। दूसरा रास्ता होता है कि आयरन के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कराते हैं, फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज टिन और जिंक। एंड थर्ड ऑप्शन इज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिकली आयरन के साथ एक ऐसे मेटल को क्लब कर देते हैं जो कि आयरन से बेटर एनोड हो, यानी उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा मेटल कोरोड होता रहता है और हमारा मेटल सेफ रहता है। इसका सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल याद रखना है, मैग्नीशियम ब्लॉक्स को हम लोग
बॉटम ऑफ शिप पे अप्लाई करते हैं जो कि कोरोजन ऑफ आयरन को रोकता है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर यूनिट। अब आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फ्रॉम माय एंड दिस चैप्टर इज ओवर। आपको ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करा